हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। सो फ्रेंड्स, टुडे इज़ 1st April 2022 and the CLAT exam is on June 19th. So we have around 2.5 months. Friends, we have started a new financial year from today, April 1st 2022. तो अब इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत ज़्यादा जो न्यूज़ होंगे, दे विल बी गिविंग यू द पिक्चर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर। तो जैसे आज के न्यूज़पेपर में देयर इज़ अ डेटा रिलेटेड टू कोर सेक्टर, ट्रेड डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट। दिस डेटा बिकम इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये रिसेंट डेटा है, यूनियन बजट के बाद वाले डेटा हैं और ये एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद from coming to the other news, so we have today AFSPA, which we have already done in the past when in November, there was a army operation in Mon district of Nagaland in this on December. तो हमने AFSPA के बारे में पढ़ा था। आज एक इसका रिवीजन हो जाएगा आपका AFSPA के बारे में। Okay, and it is very good because it is the important topic for this year, AFSPA. Okay, now after that we have a very nice article on BIMSTEC which we have already done and which we will do again. हम उसको आज रिवाइज करेंगे। BIMSTEC का बहुत ही important article है and the most important editorial for today which is going to help you not only in GK section but also in the legal section is that article is क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022। हम 2 दिन से उसके बारे में कर रहे हैं। आज उसके बारे में एक डिटेल्ड एडिटोरियल आया है, उसमें 3 इम्पॉर्टेंट हाइलाइट्स बताए हैं उस बिल के ड्रॉबैक्स के बारे में और वी विल स्टडी दैट ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़। सो द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इज area under AFSPA regime reduced according to Shah. So who is Shah? He is Amit Shah. He is our Union Home Minister and as well as he is our Minister of Cooperation. मैं आपको एक रिवाइजन दे देता हूँ कि Minister of Cooperation, a new ministry was formed in 2021 that is called as Ministry of Cooperation. The aim of this Ministry of Cooperation is to strengthen the multi-state cooperatives. और इसका जो घोष वाक्य है जिसको हम मोटो भी कहते हैं इंग्लिश में, दैट इज सहकार से समृद्धि। ये जो कोऑपरेशन था अर्लियर इट वाज द पार्ट ऑफ एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री। ओके, सो इट वाज द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर्स वेलफेयर एंड कोऑपरेशन। अब कोऑपरेशन एक सेपरेट मिनिस्ट्री बन गया है। नाउ कमिंग टू द AFSPA, तो अगर हम AFSPA को देखेंगे तो फर्स्ट अंडर द AFSPA एक्ट द एरियाज दे आर डिक्लेयर्ड एज डिस्टर्ब्ड एरिया। ये जो डिस्टर्ब्ड एरिया होता है दिस कैन बी डिक्लेयर्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नर और द एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ UT एंड इट गिव्स पावर टू आर्मी एंड टू द लैंड बेस्ड फोर्सेस ऑफ नेवी एंड एयरफोर्स एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स in the disturbed area. So if you will just see that what our Union Home Ministry is saying, that the Union Home Ministry has considerably reduced this disturbed area in Assam, Manipur, Nagaland. Okay, now अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो दो बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हम बात करें नागालैंड की और अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ पे जो AFSPA डिक्लेयर करती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है और असम में और मणिपुर में यहाँ पे जो AFSPA डिक्लेयर करती है वो डिक्लेयर करती है वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट। ओके, नाउ ओवर हियर, नाउ व्हाई दिस AFSPA एरिया हैज़ बीन reduced? So this has been reduced, the minister has highlighted, because of improved security situation and fast track development. Okay, and the third important thing is that the central government has signed various agreements with the insurgent groups in northeast to end insurgency in those area. Now if you will just see that what is the backdrop of this, ये ऐसे क्यों हुआ है, तो इसकी एक थोड़ी सी हिस्ट्री है जो इस साल के लिए इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम के लिए भी नेशनल इशू में ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। द थिंग इज़ that the Union Home Ministry, it had constituted a committee in December 26 after this December 4 botch operation of Indian Army in Mon district of Nagaland.
यहाँ पे क्या हुआ था, दैट देयर वाज एन आर्मी एम्बुश, इट वाज अ बॉच ऑपरेशन एंड इट किल्ड 13 सिविलियंस एंड द होल नागालैंड वाज अंडर प्रोटेस्ट। आपको याद होगा कि नागालैंड का एक स्टेट फेस्टिवल होता है दैट इज़ कॉल्ड एज हॉर्नबिल फेस्टिवल, दैट वाज आल्सो सस्पेंडेड। दिस हॉर्नबिल फेस्टिवल इट इज सेलिब्रेटेड इन नागालैंड from 1st December to 10th December, and it was suspended because of this botch killing. Nagaland attained its statehood on 1st December 1963. Now जो कमेटी बैठी थी इट स्टडीड एंड जिसका मैंडेट था बताना कि क्या AFSPA कैन बी विड्रॉन फ्रॉम सम पार्ट ऑफ नागालैंड। ओके, नाउ इफ यू विल जस्ट सी that in Nagaland now AFSPA is being removed from the jurisdiction of 15 police stations। 15 पुलिस स्टेशन से AFSPA को हटा लिया जाएगा। ओके, एंड इट विल रिमेन एक्टिव इन 57 पुलिस स्टेशंस इन 13 डिस्ट्रिक्ट्स। दिस वाज द डिसीजन टेकन बेस्ड ऑन द कमिटीज रिकमेंडेशन व्हिच वाज सेट अप बाय यूनियन होम मिनिस्ट्री। अब अगर हम असम की बात करें तो असम में AFSPA is being removed completely now from 23 districts, okay, and only one district would be covered partially under it। okay, अब हम आगे बाकी के स्टेट्स का अगर देखें मणिपुर में देखिए क्या है, मणिपुर में 15 पुलिस स्टेशन एरियाज हैं 6 डिस्ट्रिक्ट्स में जो जिनको AFSPA से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, एंड नाउ इट विल ओनली बी इफेक्टिव इन 82 पुलिस स्टेशंस इन 16 डिस्ट्रिक्ट्स। अरुणाचल प्रदेश में देयर विल बी स्टेटस क्वो एंड इट विल रिमेन इन इफेक्ट इन 2 पुलिस स्टेशंस ऑफ नामसाई एंड महादेवपुर एंड 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तिरप, चांगलांग एंड लांगदिंग। ओके, नाउ about AFSPA. So AFSPA Act, it was enacted in 1958 particularly to deal with insurgency in Naga Hills, okay, and then it was and to deal again with the insurgency in Assam। अब यहाँ पे जो है देखिए AFSPA का थोड़ा सा पावर देखिए, बहुत ही ज़्यादा पावर देता है। तो इट गिव्स अनब्रिडल्ड पावर टू द आर्म्ड फोर्सेस एंड CAPF, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, which are deployed in disturbed area, and it gives power to kill anyone acting in contravention of law। यहाँ पे kill anyone का मतलब है कि एक्ट में ऐसा लिखा है कि पहले वार्निंग दी जाती है और उसके बाद फोर्स यूज़ किया जाता है, इवन इफ इट अमाउंट्स टू टेकिंग द लाइव्स, देन देयर कैन बी अरेस्ट एंड सर्च ऑफ एनी प्रीमाइसेस विदाउट वारंट। ओके, नॉर्मली सर्च के लिए या अरेस्ट के लिए वारंट दिया जाता है, पर यहाँ पे वारंट की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जिसको भी अरेस्ट किया जाता है उसको लोकल पुलिस स्टेशन में या लोकल पुलिस को हैंड ओवर किया जाता है, बट उसकी कोई टाइम लिमिट डिफाइंड नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम BSF एक्ट को देखेंगे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट को देखेंगे, तो यहाँ पे BSF हैज़ द पावर टू अरेस्ट anyone, to seize any property or any consignment, but within 24 hours they have to hand over that arrested person to local police। but AFSPA act में उस they have to hand over to the local police, but there is no time limit like 24 hours in BSF act। okay, उसके बाद there is protection from prosecution and legal suits without the central government sanction, means that if any officer has acted under this act in good faith, okay, so he cannot be prosecuted और लीगल सूट्स या उसके खिलाफ कोई केस नहीं बन सकता है जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट सैंक्शन ना करे। Now coming to the second important news of today, that is Supreme Court strikes down Tamil Nadu वनयार कोटा। अब देखिए ये वनयार कोटा का जो इशू है, सो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक एक्ट इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था द स्पेशल रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 2021। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय AIADMK गवर्नमेंट, ओके, एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन कंसल्टेशन विद तमिलनाडु बैकवर्ड क्लासेस कमीशन चेयरपर्सन जस्टिस रिटायर्ड M थनिकाचलम हु सेड, ठीक है ना, ये इम्पॉर्टेंट है इस केस को समझने के लिए। एक एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ स्पेशल रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 2021। क्यों एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ? क्योंकि तमिलनाडु बैकवर्ड क्लास कमीशन के जो चेयरपर्सन थे जस्टिस M थनिकाचलम, उन्होंने रिकमेंड किया था दैट देयर शुड बी
10.5% रिजर्वेशन फॉर वनियाकुला क्षत्रिय, ठीक है, इन MBC कोटा, इन मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस कोटा कितना होना चाहिए 10.5%। बट अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई, मद्रास हाई कोर्ट ने भी इस रिजर्वेशन को नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस रिजर्वेशन को नहीं माना। वाई? बिकॉज दिस 10.5% रिजर्वेशन जो है इट इज़ नॉट बैक्ड बाय एनी स्टडी, इट इज़ नॉट बैक्ड बाय एनी डेटा, जो डेटा है भी इट इज़ वेरी ओल्ड। ओके, देयर इज़ अ नीड फॉर न्यू survey to be done to identify the backwardness of this caste in Tamil Nadu according to the Supreme Court judgment. The second problem which has been highlighted is the Supreme Court says कि MBC में टोटल 20% कोटा दिया जाता है, उसमें से अगर 10.5% सिर्फ एक कास्ट को मिल जाएगा, then this 9.5% of the reservation will be available to other 115 communities who are the part of this MBC quota, who benefit from MBC quota. So this will be great injustice to other 115 communities who get benefit under MBC quota of 20%. Now तमिलनाडु का हम अगर रिजर्वेशन देखें वहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट ने एक सीलिंग लगाया हुआ है। नाउ कमिंग अगेन टू दिस न्यूज़, नाउ दिस न्यूज़ हैज़ टू बी अंडरस्टूड। रिजर्वेशन जो तमिलनाडु में है वो 69% है। ओके, इट कम्स फ्रॉम द 1994 एक्ट। अब अगर हम देखेंगे कि अगर रिजर्वेशंस का जो अपर लिमिट है वो सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है 50%। ओके, मैनी स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र व्हेन दे वर गिविंग अ बैकवर्ड रिजर्वेशन OBC स्टेटस टू मराठा कम्युनिटी, they wanted that this 50% limit in which was given by Supreme Court in Indra Savni case, it has to be removed. Okay, इसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए, ठीक है, but court did not agreed with this. Okay, so there is a need now, many of the states they are stressing on the caste census, ठीक है, they are stressing on the caste census, they are saying कि फिर से caste census होना चाहिए और exactly OBC का कितना परसेंटेज है उसे पता लगाना चाहिए फॉर गिविंग रिजर्वेशन और फॉर इंक्रीजिंग दिस 50% लिमिट। ओके, नाउ इफ़ यू कंपेयर तमिलनाडु केस, तो तमिलनाडु में 50% से बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन दिया जाता है, दैट इज़ 69%। एंड वाई इट इज़ 69%? बिकॉज दिस एक्ट हैज़ बीन प्लेस्ड अंडर 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नाउ अगर ये हम देखेंगे 69% जो है इसमें ब्रेकअप कैसा है, सो अदर बैकवर्ड क्लासेस जो हैं वो बैकवर्ड क्लासेस उनको 30% मिलता है, MBCs मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस उनको 20% मिलता है, शेड्यूल कास्ट 18% एंड शेड्यूल ट्राइब 1%। ओके, नाउ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इट हैज़ अपहेल्ड द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ द स्टेट टू एनेक्ट अ लॉ विच सब क्लासीफाइज द परसेंटेज फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है कि वो जो सब क्लासिफिकेशन होता है रिजर्वेशन का उसको वो रीएडजस्ट कर सकती है, देयर इज़ नो बार ऑन सच क्लासिफिकेशंस। ओके, उसके बाद देयर इज़ एन ऑब्जर्वेशन कि जो 1994 एक्ट है विच हैज़ बीन प्लेस्ड अंडर 9th शेड्यूल, ओके, इट कैन नॉट ऑपरेट एज अ हर्डल फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर टू एनैक्ट अ लेजिस्लेशन ऑन मैटर्स विच आर रिलेटेड टू 1994 एक्ट। नाउ फ्रेंड्स अगेन वन लाइनर इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, तो यहाँ पे एक अपॉइंटमेंट हुआ है, तो इलेक्शन कमीशन ने पहले एक चेयर बनाया था, वो चेयर जो था उसका इट वाज बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर TN सेशन। तो इलेक्शन कमीशन हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ चेयर कॉल्ड एज TN सेशन चेयर, कहाँ पे? एट द इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट। नाउ हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट सेशन चेयर प्रोफेसर इन दिस इंस्टीट्यूट? So he is Ashutosh Kumar. He is a professor of political science in Punjab University, Chandigarh.
Now friend, this is again one liner policy program of सुप्रीम कोर्ट फॉर फास्टर डिलीवरी ऑफ जस्टिस। ओके, तो ये वन लाइनर जो होते हैं ये एलेट के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, सो दिस इज़ वन लाइनर। सो एससी गोज फास्टर ऑन डिलीवरी ऑफ ऑर्डर्स। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हैज़ मेड अ न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म विच नेम इज़ फास्टर। फास्टर स्टैंड्स फॉर फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। Okay, it is a digital platform which was launched by the Chief Justice of India N.V. Ramanna. Ab, what is the aim of this faster? So this platform will be used by court officials to instantly send e-copies of order through a secured electronic communication channel to the parties who want to receive this order. Now what is the importance of this platform? ओके, तो दिस इज़ गोइंग टू एक्सपर्टाइट द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। क्योंकि एक प्रॉब्लम हुआ था कि हिंदू में एक रिपोर्ट आया था जुलाई 2021 में कि आगरा जेल में बहुत से प्रिजनर्स जिनसे रिलेटेड जजमेंट आ चुका था, जिनको एक्विट होना था या जिनको बेल मिल चुका था, उनको टाइम पे रिलीज़ इसके लिए नहीं किया गया क्योंकि प्रिजन अथॉरिटीज़ के पास हार्ड कॉपी नहीं पहुंचा था ऑर्डर का। तो दैट्स वाई उनको छोड़ने में, उनको रिलीज़ करने में काफ़ी टाइम लग गया। सो इट अफेक्ट्स द पर्सनल लिबर्टी, लाइफ एंड डिग्निटी ऑफ द प्रिजनर्स। So in order to resolve such situations, the Supreme Court has come up with FASTER, that is fast and secure transmission of electronic records. अब हम फ्रेंड्स फॉरेन न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अब हम इंडिया श्रीलंका रिलेशन से रिलेटेड एक नया डेवलपमेंट देखेंगे। श्रीलंका में ऑलरेडी क्राइसिस चल रहा है, फूड क्राइसिस भी चल रहा है, एनर्जी क्राइसिस भी चल रहा है। Recently, what happened in Sri Lanka that 13-hour power cuts has been imposed over there. 13-hour long power cut. Okay, so यहाँ पे क्या हुआ कि now the public now they are protesting. अब यहाँ पे the people they started protesting outside President Gotabaya Rajapaksa's house in Colombo just because of shortage of these essential food items and longer power cuts. We have already done this news that Sri Lanka is going through BOP crisis. कल हमने न्यूज़ में पढ़ा था कि how India is helping Sri Lanka. So there is RBI's currency swap program. Okay, RBI's currency swap program, then $500 million line of credit, then loan deferment of $500 million. Okay, and now $1 billion grant. Okay, and now the Lanka IOC, which is a subsidiary of IOCL Corporation, ये वही कंपनी है जिसको ट्रिंकोमली ऑयल फार्म में लीज पे ऑयल टैंक्स मिले हैं। So Lanka Oil, the subsidiary of Indian Oil Corporation, is going to supply 6,000 metric ton of fuel to island nation to help its acute power shortage, which has led to 13-hour long power cuts. अब ये Lanka Oil will supply the fuel to Ceylon Petroleum Corporation and that will release this to the Ceylon Electricity Board. Now जो आज फॉरेन पेज पे सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है विच हैज़ वेरी ग्रेट रेमिफिकेशन, इट इज़ चाइना पाकिस्तान अफगानिस्तान एग्री टू बूस्ट 3-way ties. It means what? That China has already increased its presence in Afghanistan, Pakistan, and now Afghanistan is going to be the part of China's BRI, Belt and Road Initiative. Now in BRI, okay, so China के जो foreign minister हैं वांग यी, he had already visited Afghanistan where he extended support, humanitarian assistance and infrastructure support to Afghanistan. Now Pakistan is already part of BRI through CPEC. What is CPEC? China-Pakistan Economic Corridor, which connects Xinjiang province with Gwadar port, and now Afghanistan will be made the part of CPEC. Okay, and now when there was Taliban takeover of Afghanistan, so China-Pakistan had already coordinated, they have already started a coordinated approach to deal with Afghanistan. Okay, now over here Wang Yi has called for extending CPEC to Afghanistan. CPEC का full form है China-Pakistan Economic Corridor. Now there was a meet of
3 फॉरेन मिनिस्टर्स, इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. इट इज़ वांग यी हु इज़ द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना, देन शाह महमूद कुरैशी हु इज़ द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एंड आमिर खान मुत्ताकी. अब ये नाम याद करने में तो काफ़ी ईजी है. आमिर खान मुत्ताकी हु इज़ द acting foreign minister of Taliban government. They all met in China. Okay, and China had hosted such third summit of foreign ministers of Afghanistan, Pakistan, and 5 Central Asian countries. Russia. Now what are these 5 Central Asian countries? These 5 Central Asian countries are China, Russia, Pakistan, Iran, Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan. The fourth summit will be held in Tashkent, where they are going to launch a new mechanism for regular consultations among the special representatives. All these countries, they have special representatives for Afghanistan. Okay. Now अब हम इकोनॉमिक्स की न्यूज़ की तरफ आते हैं. ओके, अब हम आते हैं कोर सेक्टर की तरफ. नाउ व्हाट इज़ कोर सेक्टर? हम 8 सेक्टर को कोर सेक्टर में लेते हैं. 8 सेक्टर्स आर पार्ट ऑफ कोर सेक्टर. नाउ दिस कोर सेक्टर्स में क्या क्या आते हैं? सो वी हैव इलेक्ट्रिसिटी, वी हैव स्टील, देन रिफाइनरी, देन क्रूड ऑयल, ओके, देन सीमेंट, कोल, देन सीमेंट, and then we have natural gas and fertilizers. Okay, these are core sector. Now which agency releases core sector index? So core sector index is released by the Office of the Economic Advisor. I am writing over here, Office of the Economic Advisor, Office of the Economic Advisor, under DPIT, Department of Promotion for Industry, okay, and Trade, Department for Promotion of Investment in Industry and Trade. Now it comes under Ministry of Commerce and Industry. Okay, so this is DPIIT. It comes under Union Ministry of Commerce and Industry, headed by Piyush Goyal. Now अब यहाँ पे जो कोर सेक्टर, यहाँ पे जो आउटपुट दिखा रहा है, which has rose by 5.8%. okay, यहाँ पे सिर्फ 2 सेक्टर को छोड़ के बाकी सब सेक्टर्स में ग्रो बहुत ज़्यादा हुआ है. नाउ यू विल नोट दिस फैक्ट क्वाइट क्लियरली कि 2 सेक्टर के अंदर ग्रोथ नहीं हुआ है, बाकी हर सेक्टर में ग्रोथ हुआ है. और जो 2 सेक्टर्स हैं जहाँ पे ग्रोथ नहीं हुआ है, these are refineries and crude oil. Because of the rising crude oil prices, ये 2 सेक्टर ग्रो नहीं किए, बाकी सब सेक्टर ग्रो किए हैं. The second important point about core sector which are you going to remember is कि as compared to last year, this year the core sector has grown. but अगर हम जनवरी के डेटा से अगर कंपेयर करेंगे तो हमारा जो कोर सेक्टर डेटा है वो श्रिंक हुआ है. ओके, जो कोर सेक्टर आउटपुट है वो जनवरी 2022 के कंपैरिजन में श्रिंक हुआ है. बट अगर हम इसको लास्ट फरवरी के हिसाब से देखेंगे तो ये राइज हुआ है. नाउ कोर सेक्टर, इट हैज़ अबाउट 41% वेटेज इन इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज रिलीज बाय NSO. और कोर सेक्टर डेटा रिलीज होने के 12 दिन के बाद IIP का डेटा रिलीज होता है. नाउ कमिंग टू ट्रेड गैप. व्हाट इज ट्रेड गैप? तो अगर ये करंट अकाउंट का सारा पार्ट होता है. अगर हम करंट अकाउंट को देखें, ठीक है ना, सो इट इज़ मेड ऑफ विजिबल एंड इनविजिबल. इनविजिबल कंसिस्ट ऑफ ट्रेड इन सर्विसेज, मेनली रेमिटेंसेस एंड ट्रांसफर्स. ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, it has widened sharply to $23 billion. Again, this number is very important. That what is India's current account deficit? It is $23 billion or 2.7% of GDP in third quarter of financial year 2021-22. Okay, $23 billion. Fine. अगर हम उसके पहले का क्वार्टर देखें, मतलब now we are talking about the quarter which ended on September, तो उसमें it was $9.9 billion. okay, that is 1.3% of the GDP.
अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें सो द कैड वॉज $2.2 बिलियन. नाउ why this CAD is widening? So in spite of having $403 billion export, अगर हम अपना ट्रेड डेफिसिट देखेंगे तो आवर ट्रेड डेफिसिट इज़ वेरी हाई. ओके, आवर ट्रेड डेफिसिट इज़ वेरी हाई नाउ, क्योंकि एक तो हम देखेंगे कि क्रूड ऑयल इंपोर्ट तो है ही ज़्यादा, उसके प्राइसेस भी बढ़ गए. ओके, उसके बाद देयर इज़ रिकवरी गोइंग ऑन इन द इकोनॉमी, सो द डिमांड फॉर कैपिटल गुड्स एंड इंपोर्ट्स हैव इंक्रीज्ड. उसके बाद देखिए हमारा बढ़ा क्या क्या है. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे रेमिटेंसेस वो इंक्रीज़ हुआ है. उसके बाद नेट आउटगो फ्रॉम प्राइमरी इनकम अकाउंट, ओके, नाउ इट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड. नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इट हैज़ श्रैंक. नंबर्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसका, बट ट्रेंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो नेट FDI हैज़ डिक्रीज्ड, रेमिटेंसेस हैव इंक्रीज्ड, FDI हैव डिक्रीज्ड. ओके, अगर हम ये देखेंगे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट तो ये इंक्रीज़ हुआ है. आउटफ्लो हुआ है $5.8 का, इनफ्लो हुआ है $2.2 बिलियन का. देन नेक्स्ट नेट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ओके, दैट इज़ अ आउटफ्लो ऑफ $0.2 बिलियन कंपेयर्ड विद $1.6 बिलियन. The next is fiscal deficit target. So fiscal deficit, it shows the difference of government's expenditure and government's revenue. सो सेंटर्स का जो फिजिकल डेफिसिट टारगेट है बाय एंड ऑफ फरवरी इट स्टूड एट 82.7% ऑफ द बजटरी टारगेट. ठीक है ना, तो बजट ने जितना टारगेट किया था उसका 82.7% इज़ आवर टारगेट. नाउ अगर हम रिवाइज्ड एस्टिमेट का अगर देखें 2020-21 का, देन इट इज़ 76%. नाउ अगेन सी दिस नंबर, एक्सटर्नल डेप्ट रोज $11.5 बिलियन टू $614.9 बिलियन एट द एंड ऑफ दिसंबर. इसमें से जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग था वो सबसे ज़्यादा था. नाउ फ्रेंड्स, हम आज के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल की तरफ आते हैं, दैट क्रिमिनल अटैक ऑन प्राइवेसी. नाउ ओवर हियर अ बिल हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट विच इज़ कॉल्ड एज क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022. It allows prison authorities and police to take biometric data, biological data of prisoners. Okay, this data will also be for those prisoners जिनको 1 साल या उससे ज़्यादा की जिसको सज़ा हो रही है उनका ये सब डेटा लिया जाएगा. The next important thing is कि this will also allows that police and prison authorities can take this biometric data of the persons who are under preventive detention. ये डेटा कितने साल तक रखा जाएगा, कितने साल तक स्टोर किया जाएगा, अप टू 75 ईयर्स. इस डेटा को कौन स्टोर करेगा? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो विच इज़ ऑलरेडी वर्किंग ऑन द नेटवर्क विच इज़ कॉल्ड एज CCTNS कॉल्ड एज क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क. क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क. ओके, अब यहाँ पे अगर कोई अंडर ट्रायल है और वो एक्विट हो जाता है, उसको बाद में छोड़ दिया जाता है, तो उसका जो डेटा है वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा. फॉर एग्जांपल कोई अरेस्ट हुआ, उसके अंदर उसके अगेंस्ट चार्जेस लगाए गए, बाद में कोर्ट से वो बरी हो गया, कोर्ट ने उसको छोड़ दिया, तो ऐसे लोगों का जो डेटा है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. बट ओवर हियर द प्रॉब्लम इज ऑफ प्राइवेसी, बिकॉज इन इंडिया देयर इज़ लैक ऑफ डेटा प्रोटेक्शन लॉज. अभी डेटा प्रोटेक्शन राइट का जो बिल है वो अभी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी उसको डिस्कस कर रही है, अभी तक वो पास नहीं हुआ है. ओके, एंड देन देयर आर 3 इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच आर रिलेटेड विद दिस बिल विच नीड टू बी अंडरस्टूड. नाउ लेट्स गो टू द हिस्ट्री ऑफ दिस बिल. ये हिस्ट्री कहाँ पे है इस बिल का? तो ये जो बिल है, ठीक है ना, जो बिल अभी पास होने वाला है, इट इज़ गोइंग टू रिप्लेस द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 बिल. ओके, नाउ वाई देयर हैज़ बीन अ नीड फॉर अमेंडिंग दिस बिल. तो अगर हम देखेंगे 1980s से इसकी शुरुआत होती है. बैक इन द 1980s लॉ कमीशन अपने 87th रिपोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट अपने एक जजमेंट में जिसका नाम है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राम बाबू मिश्रा, दे हैड सजेस्टेड दैट देयर इज़ नीड टू अमेंड द स्टैच्यू, और ये मेजरमेंट को क्लियरली डिफाइन करना होगा. ठीक है, बट अब क्या हुआ कि इस बिल ने जो है मेजरमेंट को इस तरीके से डिफाइन किया है कि नाउ इट इज़ बिकमिंग प्रॉब्लमेटिक. तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया है
कि मेजरमेंट को ठीक से डिफाइन करते वक्त इन्होंने लिखा है कि द डेफिनेशन ऑफ मेजरमेंट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू टेकिंग मेजरमेंट बट ऑल्सो देयर एनालिसिस। ओके, नाउ अब डेफिनेशन में क्या क्या आता है कि इरिस और रेटिना स्कैन भी लिए जाएंगे, फिजिकल बायोलॉजिकल सैंपल्स भी लिया जाएगा और उनका एनालिसिस किया जाएगा, ठीक है ना, उनके बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स इंक्लूडिंग सिग्नेचर ये सब पढ़ा जाएगा, ठीक है। सो नाउ there is a fear that this type of legislation, if it is passed, it is going to give legal backing to other sources of collection of data where technology is used. For example, अगर हम facial recognition technology को लेंगे which is used by the Delhi government, Tamil Nadu government, okay, and it is considered as that is a part, that this is the just a part of samples taken from the general public, ठीक है। तो इन सबको एक लीगल बैकिंग मिल जाएगी, दैट वी आर डिप्लॉइंग टेक्नोलॉजी फॉर आइडेंटिफाइंग द क्रिमिनल्स, इनको एक लीगल बैकिंग मिल जाएगी यहाँ से। उसके बाद दैट इज़ अ कंसर्न फॉर सर्वेलेंस, दैट यहाँ पे देखिए अब क्या है कि यहाँ पे पुलिस अथॉरिटीज़ और प्रिजन अथॉरिटीज़ का जो सर्वेलेंस पावर है वो यहाँ पे बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे ये है कि पुलिस और प्रिजन अथॉरिटीज़ को दिया गया है ये पावर टू कलेक्ट दिस डेटा फॉर दोज ऑफेंसेस व्हिच आर पनिशेबल विद अ मिनिमम ऑफ 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट। देखिए यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या है कि इफ़ एनी पर्सन इज़ अरेस्टेड, ज़रूरी नहीं है कि ही हैज़ बीन कन्विक्टेड, इफ़ एनी पर्सन हैज़ बीन अरेस्टेड फॉर एनी ऑफेंस विच इज़ पनिशेबल विद अ मिनिमम ऑफ 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट, ऐसे सारे पर्सनस के डेटा लिए जाएंगे, ठीक है। अगर बाद में कोर्ट उनको छोड़ देता है, कोर्ट उनको एक्विट कर देता है, तो उनके डेटा डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, बट डेटा उनका लिया जाएगा। दैट इज़ द थिंग, दैट अलॉन्ग विद दैट पैरेलल पावर्स हैव बीन ग्रांटेड टू जजेस ऑल्सो who can order any person to give measurement to aid investigation. Okay, so these are some of the problematic things, that police is given now unbridled power of collecting the data. The next is storage of data. Now यहाँ पे storage of data में क्या प्रॉब्लम है कि जो डेटा कलेक्ट होगा वो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो उसको स्टोर करेगा फॉर द पीरियड ऑफ 75 ईयर्स। नाउ NCRB is already operating a system called as Crime and Criminal Tracking Network System. अगर जो डेटा यहाँ से ऑब्टेन किया जाएगा उसको अगर CCTNS में अगर यूज़ किया गया, ओके, तो ये क्या होगा कि अब जो सर्वेलेंस पावर है स्टेट की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ओके। और ये बिल जो है वो क्लियरली डिफाइन नहीं करता है कि इज़ देयर एनी लिंकेज बिटवीन दिस डेटा which will be collected by NCRB and the CCTNS network which is run by NCRB. अब coming to the last, that injuries to privacy are not mere academic debates, okay, but it has physical and mental consequences for people. So already there is a Supreme Court judgment, KS Puttaswamy judgment, which made right to privacy as a fundamental right. So now onus lies on the government to fulfill the right to privacy of the judgment, right to privacy, right of the citizens. Now coming to this article, cohesion cooperation, यहाँ पे BIMSTEC की बात हो रही है. I just want to give you brief background of BIMSTEC. The full form of BIMSTEC is Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation. 1997 में ये एस्टेब्लिश हुआ था. 25 ईयर्स के बाद जाके BIMSTEC का अपना एक चार्टर है. द चार्टर विल हेल्प टू गिव मोर कनेक्टेड विजन टू दी 7 member organization. Who are the 7 members of this organization? So we have India, Bangladesh, Myanmar, Thailand, Sri Lanka, Nepal, Bhutan. Now यहाँ पे जो है यहाँ पे इंडिया को एक नया रीजनल एस्पिरेशन मिला है. इफ़ वी कंपेयर सार्क विद BIMSTEC, तो सार्क में जो एक प्रॉब्लम थी दैट इज़ इट वाज इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, ओके, द हॉस्टाइल इंडिया पाकिस्तान रिलेशन. इसकी वजह से सार्क जो है वो मूव नहीं कर पाया. द लास्ट समिट विच वाज हेल्ड इन काठमांडू इन 2014. ओके, सो नाउ हियर इंडिया हैज़ गॉट न्यू अपॉर्चुनिटी टू एंगेज with the littoral states of Bay of Bengal and to carve out a new security architecture, trade architecture and connectivity architecture in this region. But there are some of the sticking points related to BIMSTEC also, that is Bangladesh Myanmar relation. Okay,
बांग्लादेश म्यांमार में स्टिकिंग इशू क्या है, दैट इज रोहिंग्या इशू. So they have to solve this issue so that the BIMSTEC can move forward. उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर ने प्रपोज किया है कि लेट्स हैव अ BIMSTEC फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ विन विन सिचुएशन फॉर इंडिया. जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया opted out of RCEP Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement in 2019 due to rule of origin clause. Now if BIMSTEC gives India a platform for trade connectivity in the grouping, okay, तो यहाँ पे ये हो सकता है कि Bay of Bengal will be can become a coastal shipping ecosystem. It can become a coastal shipping ecosystem and can give to rise to intra-regional trade and economic ties. Now friend, let's come to this article. ठीक है, इस ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द करंट क्राइसिस ऑफ राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस. इसमें जो है थोड़ी सी हिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है. आई जस्ट गिव यू अ जिस्ट दैट इंडिया करेंटली फॉलोज अ मार्केट डिटरमाइंड कंज्यूमर प्राइसेस फॉर फिक्सिंग प्राइसेस. इसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट इट इम्पोजेस एक्साइज ड्यूटी एंड स्टेट गवर्नमेंट इट इम्पोजेस वैट ड्यूटी. ओके, और इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है in the cost of petrol, it is very high. There is one debate going on that let's include crude oil in GST which can reduce the prices, but अभी तक crude oil जो है वो GST का part नहीं बना हुआ है. The second thing is supply shock, that crude oil prices जो हैं they are prone to supply shock. जब भी supply घटेगा इनका दाम बढ़ जाएगा. The current supply shock is going on because of Russia-Ukraine crisis. उसके साथ साथ क्या होता है कि कॉस्ट को चेक करने के लिए जो ओपेक कंट्रीज़ हैं विच इज़ लेड बाय सऊदी अरेबिया, समटाइम्स दे गो फॉर डीप कट इन प्रोडक्शन. ओके, समटाइम्स दे गो फॉर डीप कट इन प्रोडक्शन. नाउ बिकॉज ऑफ दिस डीप कट इन प्रोडक्शन क्या होता है कि देयर इज शॉर्टेज ऑफ क्रूड ऑयल प्राइसेस एंड द प्राइसेस गो अप. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with the daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.